जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। जैसा कि आप लोग ने जाना, कल आपको हमारे समस्त टीम के बारे में बता दिया गया और उस टीम में मैं संतोष कटियार एडवोकेट हाई कोर्ट, जैसा कि आपको यह भी बताया गया था कि मैं आपको राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर्स के वो वीडियो दूंगा जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन क्वेश्चंस को बताऊंगा जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना लगातार बरकरार रहती है। तो आइए हम लोग पॉइंट वाइज हर एक चीज़ को जानेंगे संविधान के। और संविधान क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उस बड़े से सब्जेक्ट में कुछ ही ऐसे पार्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। हाल फिलहाल की परीक्षाओं को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जो परीक्षा हुई आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, आपके यूपी ट्रिपल एससी और आपका यूपी पीसीएस प्री, इन सभी एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस बना या उन क्वेश्चंस की जो भी भाषा शैली हुई वो हमारे ही नोट्स से लगभग हूबहू मिलती जुलती वही भाषा शैली को बोर्ड ने बनाया था। तो आइए शुरुआत करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण पार्टों में से एक भाग 3 को। भाग 3, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार दिया हुआ है जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आता है। अगर बात की जाए इसके स्रोत की तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। यहां पे क्वेश्चंस पूछा गया है कई एक बार कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब क्या है? भाग 3। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप देख रहे हैं कि 12 से लेके 35 तक। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका सही जवाब होगा अमेरिका के संविधान से। आइए अब जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, जो कि व्यक्ति का समग्र विकास करते हैं। बात की जाए इनकी संख्याओं की तो मौलिक अधिकार पहले हमारे यहाँ 7 हुआ करते थे, लेकिन जैसा कि आप लोग यह भी जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चंस भी बन जाता है कि संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है, तो इसका सही जवाब होगा संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। तो अब बचते हैं 6, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। और आप लोग जानते हैं वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार बचते हैं, तो उनको हमने यहाँ पे बहुत ही कम शब्दों में लिख रखा है। यहाँ पे आप देखिए 14 से लेके 18 तक बात की जाए तो समता का अधिकार, 19 से लेके 22 तक बात की जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से लेकर 24 तक बात की जाए तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक बात की जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 से 30 तक बात की जाए तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 32 के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आत्मा, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा का वास होता है, वैसे संविधान के शरीर में अगर कोई आत्मा है तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को बताया है, जो कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। रिट, आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि रिट को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, तो आप लोग को बताना चाहूंगा रिट को आप लोग कह सकते हैं एक तरीके का आदेश।
क्या? आदेश। आदेश, यह आदेश है जो न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में तमाम लोगों को जारी किया जाता है। आइए रिटों को बात करते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। जो मैंने दोस्तों यहाँ पे उत्प्रेरण लिखा हुआ है, जहां तक ज्यादा एनसीईआरटी के बुकों को देखेंगे तो उत्प्रेरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लास्ट में आता है आपका अधिकार प्रेक्षा। दोस्तों इन सभी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है और इसको कम समय में जान पाना असंभव है, इसलिए हमने इसके भागों को डिवाइड कर लिया है और एक अलग अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको समझा है। तो आज हम लोग बात करेंगे 14 से लेकर 18 तक, जो कि समता या समानता के अधिकार को बताता है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर हम 14 को पढ़ेंगे तो उससे पहले हम लोग ये जब लिख रहे हैं कि 12 से लेकर 35 तक, तो आखिर हमको 12 और 13 को भी जानना होगा। तो थोड़ा सा 12 और 13 को भी जान लें, क्योंकि परीक्षा में सवाल यहाँ से भी बन जाता है और कैसा सवाल होगा बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैसी ही भाषा शैली आपको बताऊंगा जो भाषा शैली आपके एग्जाम में पूछी जा रही है या पूछी जा सकती है। तो आइए, अनुच्छेद 12 जिसमें लिखा है मैंने राज्य की परिभाषा। राज्य क्या है इसको भी जानना बहुत आवश्यक है। तो आप लोग ये जान के चले कम शब्दों में कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार और उसमें रहने वाले अधिकारी, पदाधिकारी, संस्थानें, समस्त लोग इसके अंतर्गत आते हैं। भाई आप लोग भी राज्य के अंतर्गत आते हैं इसी के अंदर। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 12। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 13 पर। तो यहां पर मैंने लिखा है मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां शून्य होंगी। विधियां एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है जिसको हम आम भाषा में कानून बोलते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो आपको दिए गए हैं उनसे असंगत, मतलब जो विधियां उनसे मेल नहीं खा रही हैं वो विधियां शून्य हो जाएंगी, कानून शून्य हो जाएंगे। कोई भी कानून बनेगा जो कानून आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा वह कानून ऑटोमेटिक अपने आप ही शून्य हो जाएगा। उसको शून्य करने के लिए संसद में कोई विधेयक या कोई अधिनियम पारित नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यहां से यह सवाल पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियां या मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां क्या होंगी? शून्य होंगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 13। ओके, तो आइए अब बात करते हैं 14 से लेके 18 तक, जहां मैंने आपको यहां पे बताया था। देखिए, 14 से लेके 18 तक समता का अधिकार यानी कि समानता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी समानताओं की बात की गई है। क्या क्या समानता है आइए बहुत जल्दी हम लोग इसको जानते हैं और अच्छी तरीके से। पहला कहता है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। समता का मतलब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया समानता होता है। विधि के समक्ष समता यानी कि विधि का मतलब कानून, और कानून के आगे प्रत्येक व्यक्ति समान है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ चाहे उच्च वर्ग का व्यक्ति हो चाहे निम्न वर्ग का व्यक्ति हो, दोस्तों कानून के आगे वह दोनों ही लोग समान हैं। ऐसा नहीं है कि उच्च वर्ग के व्यक्ति को कानून द्वारा संरक्षण दिया जाए और निम्न वर्ग के व्यक्ति को कानून द्वारा शोषित किया जाए। तो कहां से समानता रही दोस्तों? समानता रही, आप ही बताइए, नहीं रही ना। तो यहां पे बात करता है समानता का अधिकार। सवाल कैसे बनेगा, सवाल की भाषा शैली कैसी होगी वो जानिए। आपसे यह पूछा जा सकता है विधि के समक्ष समानता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 14। या आपसे यह भी पूछ सकता है दोस्तों, हाल फिलहाल में ही हमने देखा आपका एक एग्जाम हुआ था यूपी
पी का, जो कि 25 और 26 तारीख को री एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भाग भी पूछ लिया गया था। तो आप लोग यह भी जान के चले कि अगर सवाल बनता है कि विधि के समक्ष समानता संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों क्योंकि हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, हम समता या समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं, जो कि किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट अनुच्छेद 15 पे। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान की समानता, यानी कि इन आधार पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी, यानी कि राज्य के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, इन आधार पर आपसे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आइए छोटे शब्दों में जानते हैं, जैसा कि धर्म की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं हमारा देश का कोई भी धर्म नहीं है, हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। हमारे देश में कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर किसी अधिकार से वंचित कर दिया जाता है कि वह एक अलग धर्म से है, तो यह क्या होगा, उसकी समानता के अधिकार का उल्लंघन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आता है जाति। आप लोग जानते हैं हमारे देश में बहुत सी जातियां भी हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी जाति के आधार पर किसी भी सुविधा से वंचित किया जाता है या समाज में किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर शोषित किया जाता है, तो भी उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाल फिलहाल में सरकार ने भी इस पर बड़ा ठोस कदम उठाया है और आप देखते हैं तमाम एक्टों के माध्यम से इसको काफी मजबूत बनाया है, जो कि जाति। और दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, फिर कहता है लिंग के आधार पर। लिंग यानी कि आप लोग जानते हैं महिला, पुरुष, थर्ड जेंडर, यह सब क्या है दोस्तों, लिंग के भी आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा कि आप महिला हो, ये काम नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। दोस्तों कहां हैं आप लोग? आज हमारे देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि एक महिला हैं, हमारे देश की सुषमा स्वराज, जो एक विदेश मंत्री हैं, अब महिला कहां से कमजोर रही दोस्तों? तो लिंग के आधार पे भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार का। क्या दोस्तों, फिर आता है वंश। आप किसी भी वंश के हो, आपको कोई भी सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा, ना ही कोई भी व्यक्ति आपका शोषण कर सकता है। फिर आता है जन्म स्थान के आधार पर दोस्तों, कोई कर्नाटक में पैदा होता है, कोई बिहार में पैदा होता है, कोई कहीं पैदा होता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों हमारे भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन है क्या, भारतीय। अगर किसी व्यक्ति को इस आधार पर वंचित किया जा रहा है कि वह केरला का है, हम उत्तर प्रदेश में उसको ये सुविधा नहीं देंगे, तो नहीं दोस्तों, जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर उसका शोषण माना जाएगा, इसको भी मना करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक क्वेश्चन और है यहां से जो बराबर पूछा जा रहा है। ये देखिए, ये बता रहा है स्त्री तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध। हाँ दोस्तों, राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? इसका भी आंसर 15 होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं महिलाएं आज कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं हैं जो उनके रास्ते में रुकावट बन रही थी। उन सुविधाओं को यहाँ पे आपके सामने रखा गया है, महिलाओं को सुविधा दी गई है। कहता है बच्चे। अब दोस्तों हमारे देश में आप लोग जानते हैं उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है। तो उच्च वर्ग का तो व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा लेता है अच्छे अच्छे स्कूलों में, अच्छे अच्छे संस्थाओं में, लेकिन निम्न वर्ग का व्यक्ति कहाँ जाएगा, मध्यम वर्ग का व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो बच्चों के लिए भी विशेष उपबंध की बात की गई है इस अनुच्छेद के अंतर्गत। और आप देख रहे हैं वर्तमान में समस्त आंगनबाड़ियां इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं, बच्चों के विकास के लिए काम कर रही हैं।
और भी यहाँ पे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस और बन सकते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है दोस्तों? 15। आइए 16 को देखते हैं। 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता। समता मतलब दोस्तों अब आप लोग जान ही गए हैं, विधि। विधि का मतलब दोस्तों क्या होता है? विधियां, कानून। ओके दोस्तों, थैंक यू। यहां पे कह रहा है लोक नियोजन। लोक का मतलब जनता, नियोजन का मतलब नियोजित करना, नियुक्तियां निकालना। यह जो आपके राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो नियुक्तियां निकलती हैं, इसमें आपको समान अवसर प्राप्त होगा। यह लोक नियोजन में अवसर की समानता कहलाती है। दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा, लोक नियोजन में अवसर की समानता संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 3। भाग पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद नहीं। क्या पूछ रहा है? भाग। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और एक बार में सही तरीके से टिक करना है इसको। हम आप ज्यादातर कंफ्यूजन की वजह से संविधान के क्वेश्चंस को गलत करते हैं। आइए, भाग पूछा जा रहा है तो 3, अनुच्छेद पूछा जा रहा है तो 16। ठीक है दोस्तों, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हाल फिलहाल में ही 8 जनवरी 2019 को आपने देखा संविधान संशोधन हुआ, नागरिकता पे, इन सब तीनों पे भी, इन सब जितने भी समसामयिकी के सब्जेक्ट हैं इन पे भी बात की जाएगी। हाल फिलहाल में आपने देखा मोदी जी ने श्रवण वर्गों को, कौन से श्रवण वर्ग? गरीब श्रवण वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण की भी बात कही गई है। ये सब चीजें भी मैं आपको इसी के अंतर्गत बताता रहूंगा दोस्तों। सारी ही चीजें एक शेड्यूल से चलती रहेंगी, आपका एक भी सवाल नहीं छूटने दूंगा दोस्तों। आइए, मैं बात कर रहा था लोक नियोजन में अवसर की समानता। दोस्तों जो मोदी जी ने आरक्षण दिया है, हाल फिलहाल का मुद्दा है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि आरक्षण की व्यवस्था या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था या सिर्फ आरक्षण की व्यवस्था की बात की जाए तो संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह भी 16(4) के अंतर्गत आता है, जो 16 के भागों को बताया गया। देखिए दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे 16(4) बताया है तो 16(2) नहीं बताया, 3 नहीं बताया, 1 नहीं बताया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अभी फोकस कर रखा है उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड को, उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड के सवालों को, जो आगे की परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। हम उन मुद्दों को उठाएंगे। फिर वही बात दोस्तों, संविधान बहुत बड़ा है, लेकिन यकीन मानिए कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे सवाल वहीं से बनेगा दोस्तों। तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को देखें, समझें। ना समझ में आ रहा है कमेंट में लिखिए, मैं आपको कमेंट द्वारा समझाऊंगा दोस्तों। तो आइए, अगर बात की जाए लोक नियोजन में तो अनुच्छेद 16। आइए 17 दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत। साधारण सा अगर सवाल बनता है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17। आइए यहाँ से बनने वाले और टेक्निकल क्वेश्चंस कौन है उनको देखते हैं। मैंने फर्स्ट पॉइंट में यह लिखा है, यह अधिनियम 1955 में पारित। तो देखिए, अस्पृश्यता अपराध था, छुआछूत जिसको बोला करते थे। यह हमारे समाज में बहुत ही बड़े लेवल पे फैला हुआ था, लेकिन क्या हुआ, आगे चलकर 1955 में एक संशोधन हुआ और संसद में अधिनियम पारित किया गया कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 1955। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नया नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दूसरे पॉइंट पे लिख रखा है कि नया नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976।
1976। नया नाम क्या है दोस्तों? नागरिक अधिकार अधिनियम। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। कब हुआ है संशोधित? 1976 में। यानी पहले अस्पृश्यता था, फिर क्या हुआ आपने देखा कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया कि कोई भी इस प्रकार के छुआछूत को बढ़ावा देगा तो यह अपराध होगा, यह शोषण माना जाएगा। किसका? मौलिक अधिकार का। तो यह भी आज नया नाम इसको दिया गया है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों समानता के अधिकार में हम लास्ट चरण में चलते हैं और अनुच्छेद 18 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 जो क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधि का अंत। आप लोग पहले देखा करते थे कि राजा, महाराजा, ठाकुर, विक्रम, तमाम प्रकार की उपाधियां। आज भी आप लोग देखते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, यह सब भी दोस्तों उपाधियां हैं, लेकिन इसका अंत किया गया है। कैसे अंत किया गया? मिलता है दोस्तों, लेकिन इनका इस्तेमाल व्यक्ति अपने नाम के आगे या अपने नाम के पीछे नहीं कर सकता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारे क्रिकेट के भगवान, जिसको क्या बोलते हैं? सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला, लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जी क्या ये लिखते हैं अपने नाम के आगे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर? नहीं ना, लिखते हैं भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी उपाधि अपने नाम के आगे, नाम के पीछे नहीं लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उपाधियों का अंत संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है, तो भाग 3। अगर आपसे पूछा जाता है कि यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 18। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां से एक सवाल और बनता है कि राज्य किन किन क्षेत्रों में उपाधि प्रदान कर सकती है। तो दोस्तों सेना और विद्या, सेना की उपाधि जैसे परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं, हम इस समय बिलग्राम से आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और हरदोई के ही मनोज पांडे जी थे परमवीर चक्र विजेता। उनको सेना की उपाधि दी गई थी और वो अपने नाम के आगे सम्मान के संग लिखते हैं, उनके नाम के आगे सम्मान के साथ लिखा जाता है। लिखते हैं दोस्तों इसलिए बोल दिया क्योंकि कभी भी एक सैनिक मरता नहीं है, अमर हो जाता है। तो सेना की उपाधि दे सकते हैं, विद्या की उपाधि दे सकते हैं, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि क्या है दोस्तों? आप लोग पीएचडी करते हैं, एलएलडी करते हैं, तो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, तो नाम के आगे आप लोग लिखते हैं डॉक्टर रमेश यादव, डॉक्टर रमेश द्विवेदी या डॉक्टर विक्रम ठाकुर। वो पीएचडी की उपाधि होती है, इसीलिए नाम के आगे लिखते हैं। और यहाँ पे बता भी चुका हूँ कि राज्य सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दे सकती है। इसके अलावा अगर कोई विदेश राज्य से उपाधि प्रदान करना चाहता है, जो विदेश राज्य में काम कर रहा है, तो उस उपाधि को लेने से पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है दोस्तों। इसलिए देखिए दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, विदेश के संदर्भ में राष्ट्रपति से अनुमति अनिवार्य। अगर आप विदेश